जजेस, मंच पर जितने हमारे सीनियर साथी हैं और सीनियर एडवोकेट्स, और इस सभागार में अभी भी हॉल खचाखच भरा ही हुआ है, तो हमारे सारे लॉयर कलीग्स, आप सबको एक बधाई और शुक्रिया, दोनों एक साथ। बधाई इस बात के लिए कि चलिए कोर्ट प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और आप इतने संजीदगी से, गंभीरता से डटे हुए हैं यहाँ पे। शुक्रिया इसलिए कि आपने मुझे बुलाया है साकेत कोर्ट में, यहाँ परिसर में बोलने के लिए। और संजोग देखिए, इस महीने में आपसे मेरी 4 बार मुलाकात हो रही है। पहली मुलाकात सरकारी कोर्ट, फिर रोहिणी कोर्ट, करकटडुमा, आज आपके बीच यहाँ पे हूँ। तो अमूमन जब आपके बीच मुझे बोलना होता है तो मैं मानकर चलता हूँ कि एक लर्नेड सभा है और यहाँ पॉलिटिकल जार्गन्स नहीं और नारेबाजी नहीं, कुछ तथ्य में बात किया जाए। साथियों, और मैं इस मर्यादा का पालन करूंगा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को ही तो 4 कोट में करूंगा, पेज नंबर के साथ बोलूंगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड ले जाना चाहता हूं आपको कि थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट का पूरा सोशल बैकग्राउंड का अगर आप एनालिसिस करें, प्रोफेशनल बैकग्राउंड का, तो जितने बड़े लीडर थे, चाहे गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, ये सब बैरिस्टर थे, लॉयर थे। तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए, कम से कम जोर से बजाइएगा। और ये भी याद रखिए कि जिन्ना साहब ही बैरिस्टर ही थे, जिन्ना साहब ही बैरिस्टर ही थे। साथियों, एक इतिहास का छात्र हूं, मुझे लगता है कि हमारे और आप में एक समानता है कि इतिहास में सवाल करता है अतीत से, और आप भी सवाल वाई, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, इसी पे आपके केंद्रित होते हैं। और मैं भी छात्रों को सवाल करना सिखलाता हूँ, सवाल खुद भी करता हूँ। तो मुझे लगता है 70 वर्ष हो गए हैं और बहुत सारी समीक्षा की बात हो रही थी। अभी समीक्षा तो होनी चाहिए, देश की, समाज की, संस्कृति की, राजनीति की, क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एक बार हम काले कोट और दोस्तों की समीक्षा होनी चाहिए। और जो मैंने सोचा, जो मैंने पाया कि जब जब अधिवक्ताओं ने, बैरिस्टरों ने कोट उतारी है और वकालत किया है, तब वो समाज और देश की वकालत उन्होंने की और क्रांति किया इस दुनिया में। आप इतिहास उठाकर देखिए, लेकिन उसके लिए काला कोट उतारना पड़ता है, समाज में जाना पड़ता है, गली मोहल्लों में जाना पड़ता है और सोशल इश्यूज को लार्जर लेवल पर एड्रेस करना पड़ता है। लेकिन जब जब कोट पहन के जब राजनीति करते हैं, जब कोट पहन के राजनीति करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो जब कोट उतार कर आपने राजनीति की तो देश को आजाद करवाया, मॉडर्न नेशन आपने दिया। और जब कोट पहन के राजनीति कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, नाम आपको पता होगा, बड़े बड़े लॉयर्स क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं, और उनको अपने घर के लिए और तमाम अपने लाभ के लिए वो कितनी उसूलों और मर्यादाओं के साथ समझौता करते हैं। ये आपको खुद ही, आप सब समझदार लोग हैं, मुझे क्या कहना है। लेकिन मेरी जो समझ है, 20 साल से पढ़ा चुका हूँ और 30 साल से एक्टिविज्म भी करता हूँ, और पढ़ाने के साथ एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ। और राजनीति गंदी नहीं होती है, जो लोग कहते हैं उनके पीछे एक साजिश है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी बीवी के लिए राजनीति पूरा सुरक्षित रहे और बाकी आप जैसे लोगों को डीपोलिटिसाइज करके आपको घर के अंदर बंद कर दें। तो मेरा जो अनुभव है 70 साल का, मुझे लगता है कि एक बार आपको और कोट उतारने का समय आ गया है। आपको एक बार कोट उतारना चाहिए, चलना चाहिए समाज में एक बार बातचीत करनी। और जिस दिन आप उतारेंगे और जिस दिन आप अपनी इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, उस दिन वाकई जितने सारे इश्यूज है ना, भ्रष्टाचार और जितने सारे लूट खसूट और महिलाओं का बलात्कार और तमाम दमन और हजारों हजार करोड़ रुपए लेके लोग भाग जाते हैं और उनको आप बेल भी देते हैं तुरंत, बड़े लोग हैं, साहब लोग हैं। तो जिस दिन आप वापस आएंगे उस दिन जाहिर है मुझे एक क्रांति और होती हुई नजर आ रही है। साथियों, आखिर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के क्या मायने हैं, हम क्यों मनाते हैं जयंती? सब लोग, हजारों लोग पैदा होते हैं और हजारों लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की जयंती मनाते हैं। उसमें डॉक्टर अंबेडकर है, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बर्थडे नहीं मनाते, पूरा पखवाड़ा महीना चलता है और पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि अगर मरने के बाद जिंदा रहना चाहते हो
तो पढ़ने के लायक कुछ लिख जाओ या लिखने के लायक कुछ कर जाओ, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने दोनों किया, तो पढ़ने के लायक लिख भी गए और रिसर्च करने के लायक वो कर भी गए। दुनिया भर में तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, ये तमाम लोग उनको पढ़ते हैं, उनको रिसर्च कर रहे हैं। और इसकी त्रासदी देखिए, मतलब आप इंटरेस्टिंग देखिए इसका कि एक ही केस में अगर दो लॉयर अगर आर्गुमेंट कर रहे हो तो दोनों अपने पक्ष के लिए अंबेडकर को कोट करते हैं। यही ब्यूटी है डॉक्टर अंबेडकर के पूरे अंडरस्टैंडिंग का, उनकी समझ का। अगर डॉक्टर अंबेडकर को हम समझे कैसे कि क्या वो संविधान बनाए थे, इतना ही समझे कि उसके अलावा कुछ है, वो समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक वाङ्मय है, एक महाकाव्य है, एक एपिक है। और जैसे प्याज के जैसे लेयर होते हैं ना कि छिलका हटाएंगे फिर प्याज का लेयर निकलेगा, फिर लेयर निकलेगा, उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर एक पूरे वाङ्मय है। जितना लेयर आप हटाएंगे आपको एक नया चीज उसमें दिखेगा, नया दिखेगा। एक इकोनॉमिस्ट, एक हिस्टोरियन, एक सोशियोलॉजिस्ट, एक जर्नलिस्ट, एक प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल, एक सोशल रिफॉर्मर, एक एक्टिविस्ट, एक राजनेता, आप जो आप कहना चाहें आप कहें, लेकिन आप अंबेडकर को समझते कैसे हैं? तो तुलसीदास जी की एक लाइन है, पंक्ति मैं बार बार कोट करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो कोट करना। यद्यपि मैं स्वर्ग नरक और प्रभु की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो पंक्ति डॉक्टर अंबेडकर को समझने के लिए बड़ा मतलब उपयुक्त लगता है। तो तुलसी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी। तो एक घोर जातिवादी को डॉक्टर अंबेडकर खाली दलित नजर आएंगे, जो खुद ही जीवन में रूढ़िवादी होगा, जातिवादी होगा, जो जीवन में पेट्रियार्क खुद ही होगा, तो डॉक्टर अंबेडकर को उसी दिखेंगे। जो हिस्टोरियन होगा, तमाम होगा, तो उनको देखने के लिए आपको नजर नहीं, नजरिए की जरूरत है, आपके पास पर्सपेक्टिव होना चाहिए। नहीं तो आप, क्योंकि 70 वर्ष में जब आपने अंबेडकर को स्वीकार नहीं किया, अभी 40 वर्ष 42 वर्ष लगे उनको भारत रत्न देने में, और आपने समाज में, सिर्फ राजनीति में, समाज में उनके पूरे कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके पूरे राइटिंग्स को दबा कर रखा, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आपकी मनोदशा क्या है, आप सोचते क्या है और करते क्या है। ये समझने की जरूरत है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र महान कब बनता है? वो महान तभी बनता है कि जब वहां ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो। तो सवाल हम पूछना चाहिए हमें आपसे, आपको अपने आप से, कि क्या वाकई इस देश में ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट ईमानदारी से हो रहा है कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे और तमाम इस तरह के नाम पे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एलीट कॉलेज, हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, नामचीन कॉलेज, 20 वर्ष से मेरा टीचिंग करियर हो गया। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हुए, और इतने दकियालूस प्रोफेसर, रूढ़िवादी लोग को मैंने देखा है कि मुझे लगता है कि मुझे समाज में वापस जाके आप लोगों से विमर्श ये बात आगे बढ़ानी चाहिए, कि समाज में बात करनी चाहिए। आप साक्षर हो सकते हैं, आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं। तो शिक्षित होने का मतलब है वो शिक्षा जो आपकी पीढ़ियों को, आपकी जंजीरों को आपको तोड़े। अगर आप नहीं तोड़ते, ठीक है, बोल में भी प्रोफेशनल, आई एम प्रोफेसर, लॉयर, हम अपनी दाल रोटी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा वो है कि जो कि बंधन कुरीतियों को तोड़े, उसको अटैक करे। लेकिन 70 साल में हमने देखा है कि वो रीइंस्टेट कर रहा है, और दमन आक्रमण जो है वो लगातार जबरदस्त बढ़ते जाते हैं। मैं एक सभा में था, कई यूनिवर्सिटी में जाता हूँ दुनिया के, नॉर्थ इंडिया में महीना भर से कई सभाओं में गया हूँ, सामाजिक सभाओं में, विश्वविद्यालयों में, कोर्ट में आपके सामने हूँ। मैं आज सिर्फ जाति और राष्ट्र पर मैं फोकस करूंगा, कुछ पंक्तियां कहूंगा। जब मास्टर ने व्यवसाय से 1 घंटा दूर की आदत है, लेकिन आपको बोल नहीं करूंगा। जब भी आपको लगे ज्यादा हो रहा है, वही रोकूंगा, और जब भी लगे सर। तो एक पढ़े लिखे जमात में गया यूनिवर्सिटी में बोलने, तो कहा कि भाई गांव में जाके देखिए जाति क्या होती है, आपको दिख जाएगा उधर। तो शहर में तो बढ़िया साहब लोग हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, यहाँ का हमने तो देखा नहीं बचपन से जाति क्या होती है। और मेरे बोलने की बारी आई, मैंने कहा कि क्या इन साहब को मैं समझाऊं। मैंने कहा साथियों, ऐसा है, जाति ना तो गांव में रहती है ना शहर में रहती है, आपके खोपड़ी दिमाग इधर रहते हैं, इधर। आप अभिलाषा में भी चले जाएंगे, अमेरिका में भी चले जाएंगे, तो यहाँ से टाइटल एंटीना लेके ही जाएंगे उधर, और शादी करना होगा तो गोत्र और जाति सब निकाल के यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में आप एडवर्टीजमेंट देंगे। तो जाति आपके दिमाग में शहर में और गांव में कहीं नहीं रहता है। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी कह सकता हूँ
कि अगर जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास को आप देखें तो उसके पीछे सिर्फ एक आर्गुमेंट था कि जो वर्किंग क्लास है, जो कामगार, जो जातियां हैं, उसको सत्ता के तमाम स्रोतों से बेदखली, यही उसके मतलब मोटा मोटी आप समझेंगे तो बेदखली है। तो भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जहां सत्ता और संसाधन ज्यादा रहेंगे, जातिवाद तो अपना खूनी निशंस खेल वही खेलेगा। तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर जहाँ की सत्ता और संसाधन के सब यहाँ केंद्रित है, पावर है, मिनिस्टर है, जजेस है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम सत्ता और संसाधन केंद्र है ये दिल्ली। तो मुझे लगता है जातिवाद जहाँ यहाँ चलता होगा, पढ़े लिखे साहब लोग ऊंची छुरी से काटते हैं, पता नहीं लगेगा, प्यार से बोलेंगे लेकिन काट लेंगे कट से। तो ये होता है। नहीं तो आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय में रोस्टर नहीं लागू हुआ सही से, 15 वर्ष हो गया आरक्षण लागू किए हुए। मेरी बात हो सकता है वो खराब लगे, अच्छी लगे, लेकिन यथा स्थिति यही है, ये आपके सामने आपको नजर आएगा। साथियों, 70 बरस हो गए, उना कांड हो ही रहा है, सहारनपुर में हुआ ही है, हरियाणा में, बिहार में, तमाम जगह आप जाके देखेंगे महिलाओं में गैंग रेप हो रहे हैं और दंडे पड़ते हैं दलितों को। कोई आरक्षण का इशू नहीं था, बात तो कोई और होगी। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने में वो क्या सोच रहे थे और क्या कारण है, वो क्या त्रासदी है, वो क्या सोच है कि 70 साल आजादी होने के बाद भी डंडे पर में रुके नहीं है और डंडे प्रदस्तूर जारी है, लगातार आप पीछे रहे, लगातार आप दमन करें। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, वो मैं भरवटन आपको कोट करूंगा जिससे कोई न लगे कि मैं कोई अपनी बात इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम 10 हिंदी वाली राइटिंग से कोट कर रहा हूँ, अंग्रेजी में वॉल्यूम अलग होगा और वॉल्यूम 10 है, पेज नंबर 179। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अधिकारी अस्पृश्य विरोधी और हिंदू समर्थक होता है। अधिकारी अस्पृश्य विरोधी और हिंदू समर्थक होता है। जब भी उसे अपने अधिकारों या विवेक का प्रयोग करना होता है तो वह उसका प्रयोग पूर्वाग्रह से करता है। पुलिस कर्मचारी और मजिस्ट्रेट अक्सर भ्रष्ट होते हैं। यदि केवल भ्रष्ट हो तो स्थिति संभवतः उतनी खराब न हो, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों को तो कोई नहीं खरीद सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पुलिस कर्मचारी, मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होने की अपेक्षा अधिक पक्षपातपूर्ण होते हैं। हिंदुओं के प्रति उनके इस पक्षपातपूर्ण और अस्पृश्यों के प्रति विरोध में रवैये के कारण ही अस्पृश्यों को न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पाती है। एक के प्रति पक्षपात और दूसरे के प्रति विरोध का कोई निदान नहीं है। एक के प्रति पक्षपात और दूसरे के प्रति निदान का कोई विरोध का कोई निदान नहीं है। सामाजिक और धार्मिक नफरत की भावना पर आधारित है। यह आरक्षण का मसला नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ हेट्रेड एंड विच लाइज इन योर माइंड। इधर हेट्रेड है, नफरत इधर है। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि हमारे जैसे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लागे जाते हैं। पुलिस कमिश्नर से मिलता हूं, डीसीपी से मिलता हूं और लिख के सारे एविडेंस के साथ प्रोफेसर देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सारे अधिकारी वो पक्षपातपूर्ण होते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे किसको बचाना है, किसको फंसाना है। एनीवेज, ये स्थिति है इस देश की अभी 70 साल बाद। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि उसी वॉल्यूम में पेज नंबर 180 कि निश्चय ही इन कठिनाइयों पर पूर्णतः विजय तो नहीं प्राप्त की जा सकती, पर उन्हें कम करने का एक मार्ग अस्पृश्यों के लिए खुला हुआ है। एक रास्ता खुला हुआ है, वह है राजनीति और राजनीतिक सत्ता का प्रभावी मार्ग। लेकिन इस मामले में भी अस्पृश्यों का प्रयास विफल कर दिया गया है। पॉलिटिकल, जाओ अपने दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, तो क्या कह रहे थे? पॉलिटिकल, हम आप लर्नेड एडवोकेट्स हैं, जजेस यहां बैठे हुए थे, आप कहते हैं कि भाई अदालत भी कहती है कि जो आस्था का प्रश्न है उसमें हम क्या कहेंगे, आप आपस में निपटा लीजिए। कहती है ना, मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं, ज्यादा एक्सपर्ट आप बताएंगे कि जहां फेथ का क्वेश्चन है तो आपको निपटाना पड़ेगा। तो जाति और वर्ण व्यवस्था का उदय भी
आस्था का प्रश्न कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता है कि ब्रह्मा के मुंह से कैसे ब्राह्मण और पैर से कैसे शूद्र पैदा हुआ, थाई से कैसे वैश्य और बाजू से कैसे क्षत्रिय पैदा हुआ। तो आस्था का प्रश्न है मान्यवर, तो अदालत में तो निपटेगा नहीं, निपटेगा कैसे? डॉक्टर अम्बेडकर समझ रहे जब तक आंदोलन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं होगा, सर्वे पे नहीं जाएंगे, अपने विधायक एमपी नहीं चुनेंगे, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ये भी प्रयास विफल कर दिया गया। क्यों? अब सॉरी, वो पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं। अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता और दलितों को, इस देश को, अपने नेता को अपने चुनने की आजादी होती, तो 130 जो एमपी बैठे हुए हैं संसद में, रीढ़ विहीन घुटना टेक, सहारनपुर तक अभी किसी की आवाज नहीं। ऊना में दलितों के पीठ पे डंडे पड़ते हैं, रोहित मुर्मू सुसाइड करता है, यूनिवर्सिटी में इतने अत्याचार दमन होते हैं, हर जगह होते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती है। बिकॉज ये जो है पूना पैक्ट का जो है ना बाई प्रोडक्ट है, रीढ़ विहीन घुटना टेक, ऐसे नेता बनेंगे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि वो भी मार्ग बंद कर दिया गया है। अगर आप जरा फर्ज कीजिए, जरा कल्पना कीजिए कि अगर आज दलित अपना नेता अगर चुनते होते खुद, तो क्या 35 वर्ष में 2,83,000 करोड़ रुपए SC/ST कल्याणार्थ वापस चले गए थे? वो पैसे वापस गए होते? क्या नहीं गए होते ना, वो खर्च हुए रहते। लेकिन ये एमपी सब अपना TA बनाने के लिए और अपने पॉलिटिकल बॉसेस का चमचागिरी करने के लिए कुछ नहीं बोलता है कि बोलेंगे तो मालिक टिकट काट देंगे अगले चुनाव में। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज जो आप जहां मर्जी होता है आप मार देते हैं, जहां मर्जी होता है, चाहे प्रोफेसर हो, कलेक्टर हो, SP हो, मजदूर हो, कुछ भी हो, उसको आप डंडे चला देते हैं, दमन कर देते हैं। अगर हम अपना नेता चुनते होते, दलित अपना नेता चुनता होता, तो अगर आप डंडे चलते ना तो हाथ नहीं करते, सरकार उखाड़ दी जाती। तब आप समझते भय के बगैर प्रीत नहीं होता है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये दलित नेता एमपी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, जज भी हो, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसको तो आश्रय पैसे ऐसे रहना है, ऐसे भीख मांगना है उसको। इसीलिए आप इतने हमले होते हैं, आक्रमण होते हैं, और हम सब चुप रहते हैं। जब क्या करते हैं, दिल में अगर सुराख इधर है, इधर दिल में सुराख है, तो आप उसको ऊपर से बैंडेज लगाते हैं, उसको बाईपास सर्जरी की जरूरत है। ये समझना पड़ेगा साथियों की समस्या बहुत गंभीर है और ये देश बहुत टर्मोइल की वजह से गुजर रहा है। आप यकीन मानिए, मैं गांव घूमता हूँ, खासकर उत्तर भारत में, और जो एक आज 100 साल आप मध्यकाल में अपनी दिमाग रखे हुए हैं और 21वीं सदी में रह रहे हैं। अब ट्राइब, दलित, माइनॉरिटीज, सब लोग उसके बच्चे आ रहे हैं, सब जींस पैंट पहन के, रेवन चश्मा लगा के यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। आप हर समय उसके साथ भेदभाव, दमन, आप मेरिट मेरिट मेरिट, क्या हम मेरिट? आपको इसका इतिहास बताऊंगा तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, आपका मेरिट का क्या इतिहास है इस देश का। तो मेरिट और तमाम ह्यूमिलिएशन, हमें इतिहास नहीं सुनना, हम जिस काम के लिए आए तो सुनने के लिए वही बात मैं कह रहा हूँ अरुण साहब। वही तो बोल रहे हैं। बाबा साहब के जीवन दर्शन कर गए थे, क्या कहते हैं? ऐसा है, मैंने एक अभिलेख लिखा था एक महीना 25 दिन पहले, इतिहास को जानना नहीं चाहते अम्बेडकर जयंती के मायने। भाई साहब, मैंने एक लेख लिखा है, उस लेख का टाइटल है अम्बेडकर जयंती के मायने, गले में माला और विचारों पे ताला। कि जब अम्बेडकर को हम किसी महान पुरुष की जयंती मनाते हैं तो उनके विचारों को, जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा विचारों को, तभी उस महान पुरुष की जयंती मनाने का मतलब है। नहीं तो आप उनको विष्णु का अवतार बना दीजिए, इनका पूरा विचारों की हत्या हो जाएगी, सीधी सी बात है। उन विचारों को समझना है, तब इस जयंती के मायने हैं। नहीं तो आजकल तो चल ही रहा है कि अम्बेडकर की पूजा करो, उनकी भजन कीर्तन गाओ, लेकिन उनके विचारों को समझो नहीं, पढ़ो नहीं। मैं एक शिक्षक हूँ, इसीलिए मैं जब भी मैं बात कहता हूँ इतिहास का खास हूँ, तो मैं बगैर रेफरेंस के मैं बात नहीं करता और बगैर कॉन्टेक्स्ट के मैं बात नहीं करता। अगर वक्त है तो 2-4 मिनट और बोल सकता हूँ, नहीं है मैं बात नहीं वही मैं आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ।
डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष एक भाषण दिया था। 1949 को संविधान सभा के समक्ष भाषण दिया था। आप सब मुझसे अवगत होंगे, नहीं तो आप इंटरनेट पर टाइप कीजिए और वो भाषण मिल जाएगा। उसी में लिखते हैं संविधान के बारे में उनका भाषण है, और चला सुन लीजिए गंभीरता से, बिकॉज यू पीपल आर लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जरा इसको गंभीरता से सुन लीजिएगा। वो भाषण में कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको क्रियान्वित करने वाला खराब लोग हो तो संविधान खराब ही होगा, तो संविधान खराब ही होगा। उसी तरह से संविधान चाहे जितना बुरा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा। यह संविधान अच्छी तरह से काम करेगा या सिर्फ उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, संविधान पर निर्भर नहीं करता। संविधान एक मॉडर्न दस्तावेज है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। संविधान आपको जो है प्रजा से नागरिक बनाता है, ये उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि संविधान हर इंसान को भारत से प्रजा से नागरिक फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन वो आपको बनाता है, आपको एहसास हो चाहे नहीं बिल्कुल बनाता है। एक संविधान अच्छी तरह से काम करेगा या सिर्फ उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। संविधान को लागू करने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। आप संविधान के एक्सपर्ट हैं, संविधान की प्रस्तावना उठा के देखिए। डॉक्टर अंबेडकर को समझने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल बातों की जरूरत नहीं है। समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, यही 4 बात तो है। तो आपको 70 साल में यह समीक्षा करनी पड़ेगी ना कि संविधान को लागू करने वाले जो लोग थे वो लोग अच्छे थे कि बुरे थे, ये तो करनी पड़ेगी समीक्षा। दूसरी, 2015 का जो सेंसस जो डेटा रिपोर्ट आया है उसको सरकार क्यों नहीं पब्लिश कर रही है? लाइए ये बताइए मेरे पास आगे डिटेल से, कितने लाख परिवार भूमिहीन है, कितने लाख परिवार बिना छत के इस देश में रह रहा है, वो आंकड़ा तो सरकार के पास है, क्यों नहीं पब्लिश कर रही है? तो ये इंटेलेक्चुअल सा काम होता है, ये आपका हमारा काम है कि वाकई इस देश और समाज का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें पहले की तरह। मुझे लोग कहते हैं या एडवोकेट से आपको कहते हैं बहुत राजनीति करता है, वकील होगा, प्रोफेसर हो। यस, आई डू माई पॉलिटिक्स, और मेरा काम सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना नहीं है। क्लासरूम पढ़ाना मेरी जीविका में जाके पढ़ाता हूँ, लेकिन एक शिक्षक का धर्म होता है, एक इंटेलेक्चुअल का धर्म होता है कि राज सत्ता जब गलत काम करे, जब राजा निरंकुश हो जाए, जब राजा अपने रास्ते से निकल जाए तो उसका कान बदल के उसका सही रास्ता मिल जाना। इसीलिए मैंने कहा कि अब समय आ गया है, 70 साल में हमें एक बार और कोर्ट उतारने का वक्त आ गया है। तो राज सत्ता निरंकुश का कान का रास्ता दिखाओ। आप चाणक्य का उदाहरण आपके सामने है कि राज सत्ता ने जब अपमान किया तो बोला तुम्हारा समूल नाश करूंगा और नया राजा क्रिएट किया। तो इस देश की किसी भी देश की इंटेलेक्चुअल सा काम होता है कि आप विजिलेंट रहे, आप उसको देखें। जब राज सत्ता की चाटुकारी इंटेलेक्चुअल करना शुरू कर देते हैं तब समझिए समाज का पतन, उस समाज का नेता एक व्यवसायी होगा, उस समाज का नेता एक चिरकुट पॉलिटिशियन होगा, इंटेलेक्चुअल नहीं होगा समाज का नेता। साथियों, लगता है मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, कहने के लिए 2-4 बात और थी, लेकिन मैं ज्यादा वक्त ले लिया। कभी और इत्मीनान से आएंगे और लंबी खुले डिबेट, खुले मन से बात कीजिए। और हम यहाँ किसी को सपोर्ट और किसी को डिफेंड करने नहीं है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने बैरिस्टर पे PhD की है, और आप यकीन माने 1937 में बैरिस्टर साहब का देहांत हो गया, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। मैंने PhD की है उनके ऊपर, और आप जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं कि he was the first nationalist historian of the country। आप नेट पे जाकर सर्च कीजिए, he wrote Hindu Polity in 1924, और उनकी सारे हिंदी अंग्रेजी राइटिंग्स मेरी 5 किताबें मैं पब्लिश कर रहा हूँ अभी, और वेरी सून आई पब्लिश 5 मोर। तो ये हमारा काम इंटेलेक्चुअल काम है, आपको तराशना, निकालना। हम मौन, हम कोई राज सत्ता के हम मौन उनके पुजारी नहीं है, और हम उनके नहीं है कि जो अच्छा करना हमारा काम है समीक्षा करना। आप अम्बेडकर को मैं यही बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक कोट कहा था, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि nothing is more disgraceful for a brave man, nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect। क्या ये आप बता सकते हैं कि सिर्फ दलित के लिए बोले थे? आपकी मर्यादा का अपमान नहीं होता है, कुछ नहीं पूछता है, ये सबके लिए होता था। और उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान से बड़ा इस मानव समाज के लिए कोई बात नहीं है। इसलिए साथियों, मैंने आपका बहुत सारा वक्त लिया, कहने सुनने की बहुत सारी बातें थी, लेकिन शिक्षित बनिए और स्वाभिमानी बनिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है डॉक्टर अम्बेडकर। शुक्रिया साथियों।